नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन आइए सबसे पहले आपको बताते हैं ये भारत की बात है में क्या है खास। आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में पूरब से लेकर पश्चिम तक सियासी घमासान तेज हो चुका है। विपक्ष 2022 के लिए सियासी बिसात बिछाने और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का सपना संजोए। दूसरी तरफ बीजेपी है जो विपक्ष की हर चाल और हर मुद्दे को चकनाचूर कर रही है। विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के मुद्दे के जरिए बीजेपी को सत्ता से आउट करने का सपना देख रहे हैं। लेकिन सपना सच होता उससे पहले ही पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेकर यूपी से पंजाब तक के चुनाव से पहले विपक्ष के हाथों से सबसे बड़ा मुद्दा छीन लिया। और वो मुद्दा जिसके दम पर उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाना था। आज ये भारत की बात है में हम आपको पूरब से लेकर पश्चिम तक के इस सियासी घमासान के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आपको बताएंगे कि पूर्वांचल ने देश को 5 प्रधानमंत्री दिए। 5 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से आए। आखिर वो पूर्वांचल कैसे उत्तर प्रदेश के 2022 चुनाव में बीजेपी के लिए हॉट स्पॉट साबित होगा। ये भारत की बात है में अगली खबर होगी दुनिया पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे की, और वो खतरा जिसने अब तक लगभग 40 देशों में दस्तक दे दी है। और दुनिया एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर जैसे हालात में बढ़ रही है। सबसे बुरे हालात इस वक्त आपको बताएं ब्रिटेन के हैं। जी हां, ब्रिटेन में हालत बदतर होती जा रही है, जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के अब तक 400 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। लेकिन खतरा इससे भी बड़ा है, क्योंकि खबर यह है कि ब्रिटेन में अब तक ओमाइक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। आपको बताऊं, कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब है कि कहां से कौन संक्रमित हो रहा है अब पता नहीं चल रहा है। अब सामुदायिक स्तर पर ओमाइक्रॉन फैलने लगा है। इसके अलावा ऐसे भी कई केस सामने आ रहे हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री तक नहीं थी, यानी जो लोग देश से बाहर गए ही नहीं उनको भी ओमाइक्रॉन ने जकड़ लिया है। ब्रिटेन की हालत कितनी खराब है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने वैक्सीन की दोनों डोज ली और बूस्टर डोज भी लगवा लिया। ये भारत की बात है में आज हम आपको ब्रिटेन के हालात के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि ओमाइक्रॉन की वजह से वहां हालत कितनी खराब हो गई है। साथ ही आपको बताएंगे कि भारत में ओमाइक्रॉन से हालात क्या है। तीसरी बड़ी खबर होगी आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाठशाला की, वो पाठशाला जिसमें बीजेपी के तमाम सांसद शामिल हुए। मोदी सर की क्लास शुरू हुई। पीएम मोदी हमेशा ही अपने जुदा अंदाज और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। पीएम मोदी हमेशा वक्त से पाबंद हैं और ऐसा ही बर्ताव वो अपने सांसदों से भी करते हैं और बदले में उनसे भी यही उम्मीद करते हैं। और यही वजह है कि वो बार बार अपने सांसदों से संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, उन्हें नसीहत देते हैं। आज फिर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर बीजेपी के तमाम सांसदों को अनुशासन से लेकर संसद में समय पर आने तक का पाठ पढ़ाया है। पीएम मोदी ने अपनी क्लास में जहां सांसदों को समझाया तो वहीं दबे शब्दों में चेतावनी भी दी। अपने में परिवर्तन लाइए वरना परिवर्तन वैसे ही आ जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा बदलाव लाइए वरना बदल दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस पाठशाला में सांसदों को और क्या क्या पाठ पढ़ाए गए ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए अब आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाइए, रखिए अपने विचार अपनी भाषा में अब कू ऐप पर, क्योंकि रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर भी मौजूद है। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कैसे पूरब से लेकर पश्चिम तक घमासान मचा है। उत्तर प्रदेश राज्य ही ऐसा है
कैसे पूरब से पश्चिम तक मैदान सज चुका है रण के लिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल में थे। सोचिए यूपी की खासियत और पूरब की अहमियत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में मौजूद थे। गोरखपुर वो जगह जहां से योगी आदित्यनाथ सांसद हैं। गोरखपुर वो जगह जहां के गोरक्षनाथ के योगी आदित्यनाथ महंत हैं। इसलिए पूरब में बड़ा दांव लगाने जा रही है बीजेपी। लेकिन पूरब में योगी और मोदी थे तो पश्चिम में अखिलेश और जयंत थे। ये देखिए जरा, गदा लिए हुए जयंत चौधरी और अखिलेश यादव। अखिलेश और जयंत चौधरी पश्चिम में थे। ये पूरब और पश्चिम का घमासान शुरू हो चुका है। आइए आपको सबसे पहले दिखाऊंगा जरा मैं वो नक्शा। देखिए जरा पूरब की अहमियत क्या है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की अहमियत क्या है, वो मैं आपको इस मैप के जरिए दिखाने जा रहा हूं। आप मुंबई में रहते हैं, आप गुजरात में रहते हैं, आपके लिए जानना जरूरी है पूरब है कहां। ये उत्तर प्रदेश का नक्शा है और सबसे निचला इलाका जो है ये पूर्वांचल कहलाता है, जिसमें प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गोरखपुर और आजमगढ़ जैसे लगभग कई जिले आते हैं। ये पूर्वांचल की अहमियत है। अब मैं आपको बताऊंगा पूरब से पश्चिम तक घमासान क्यों मचा है। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं पूर्वांचल की अहमियत क्या है, क्योंकि देश को, हिंदुस्तान को 5-5 प्रधानमंत्री पूर्वांचल ने दिए। अब आप समझिए पूरब की अहमियत क्या है। 5 प्रधानमंत्री पूर्वांचल से हुए। जवाहरलाल नेहरू पूर्वांचल से सांसद बने और पीएम बने। 1951 से 64 तक पीएम रहे नेहरू। इसके अलावा इसको मूव करेंगे जल्दी से, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू। फूलपुर संसदीय सीट से सांसद रहे जो पूर्वांचल में आती है। लाल बहादुर शास्त्री भी पूर्वांचल से सांसद रहे और पीएम बने। 64 से 66 तक प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री। इलाहाबाद सीट से एमपी बने और 1989 से 90 तक वीपी सिंह, जिनको आप विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम से जानते हैं, वो सांसद रहे और पीएम बने 1989 से 90 के दरमियान। फतेहपुर सीट से वीपी सिंह सांसद थे। यह है पूर्वांचल की अहमियत। पूर्वांचल से ही चंद्रशेखर भी आए जो कि 90 से 91 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। बलिया सीट, पूर्वांचल की बलिया सीट से सांसद चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां से आते हैं? प्रधानमंत्री भी पूर्वांचल से सांसद हैं। 2014 से वाराणसी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए और उसके बाद से अब तक देश के पीएम हैं और वाराणसी से ही चुन के आते हैं पीएम मोदी। तो 2014 और 19 में जीत हासिल की। यही अहमियत है पूरब की। तो पूरब से पश्चिम तक कैसे रण तैयार हो चुका है, जरा रिपोर्ट देखिए। भारत माता की वंदे वंदे। मोदी घर घर मोदी। बदलाव की आवाज है, लोग बदलाव चाहते हैं। आज योगी जी को नींद नहीं आई। पूरब से पश्चिम तक घमासान। इस पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। पूरब में मोदी योगी। पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था। तो पश्चिम में अखिलेश जैन। यही से 2022 का फैसला होगा। हम लोग साथ लड़ेंगे और साथ उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए काम करेंगे। यूपी चुनाव का बिगुल बज चुका है। मैदान में योद्धा उतर चुके हैं। पूरब से पश्चिम तक रण की तैयारी हो गई है। सियासी तीर के सामने सियासी गदा है। आपको विरासत में जो मुसीबतें मिली हैं, पीएम मोदी ने पूरब से अखिलेश पर वार किया। आपको ऐसी मुसीबतें विरासत में आपके संतानों को देने की नौबत आई। तो अखिलेश ने पश्चिम से पलटवार किया। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए
रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। ये सभा में जो लाल हरा सफेद हमें दिखाई दे रहा है, ये वो लोग हैं जो बदलाव ला रहे हैं। ये पीला रंग भी दिखाई दे रहा है। हम समाजवादी लोग मिलकर के रंग बिरंगा गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। एक रंगी लोग किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। समाजवादी लोग सब रंग मिला करके एक रंग बिरंगा गुलदस्ता बना रहे हैं, और वहीं दूसरे लोग हैं वो एक रंगी लोग हैं। एक रंग वाले लोग कभी किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। सपा पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी को अपने हक में भुनाना चाहती है, तो बीजेपी पश्चिमी यूपी की कसर पूरब से निकालना चाहती है। यूपी के दंगल से पहले ही पूरब से पश्चिम तक घमासान शुरू हो गया है। और आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले के बाद अखिलेश ने पलटवार किया है। क्या ट्वीट किया है, फुल स्क्रीन जरा मैं आपको दिखाऊं अखिलेश यादव ने क्या लिखा है। देखिए जरा, अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को सुनने के बाद लिखा है, बीजेपी के लिए रेड अलर्ट महंगाई है, बेरोजगारी बेकारी का है, किसान मजदूर की बदहाली का है, हाथरस लखीमपुर महिला और युवाओं के उत्पीड़न का है, बर्बाद शिक्षा व्यापार और स्वास्थ्य का है, और लाल टोपी क्योंकि वही इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। यह अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के लाल टोपी वाले बयान पर हमला करते हुए कहा है। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल को साध लिया है। प्रधानमंत्री ने जो सौगात दी है उसके बाद क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के वोट बीजेपी की झोली में गिरेंगे, यह है आपके सामने तस्वीर। देखिए प्रधानमंत्री ने जो सौगात दी है पूर्वांचल को, खाद का कारखाना लगाया, समझिए गोरखपुर खाद कारखाने का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने, और खाद कारखाने में यूरिया का उत्पादन होगा। इससे सीधे सीधे किसानों पर असर पड़ेगा। जल्दी से मूव करेंगे इसे। नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा यहां से। आसपास जो पूर्वांचल में किसानों की बेल्ट है, फर्टिलाइजर वहां तक जाएगा, ये रोजगार देगा वहां के लोगों को। कारखाने की लागत 8,603 करोड़ है। इसके अलावा पीएम की अगली सौगात देखिए, इसका निर्माण 600 एकड़ में हुआ है इस खाद कारखाने का। एम्स, प्रधानमंत्री ने एम्स का उद्घाटन किया। गोरखपुर में एम्स बनने से होगा क्या कि गोरखपुर में 300 बेड का एम्स बनाया गया है, यानी गोरखपुर के जो मरीज हैं, पूर्वांचल के आसपास के जिलों के मरीज इस एम्स में आकर दिखा पाएंगे। इसमें 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। इसके अलावा 112 एकड़ में बना है, 1011 करोड़ खर्च आया है इस एम्स पर। पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, नेपाल को भी इसका फायदा होगा। अब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी सौगात है ये। आईसीएमआर यानी मेडिकल रिसर्च सेंटर दिया है, आईसीएमआर रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। इसमें वायरस रिसर्च पर खास जोर होगा। पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस बुखार से खास तौर से न जाने कितने लोगों की जानें गई, कितने लोग अब इस वक्त चलने की स्थिति में नहीं है, और मॉडर्न जांच की हर सुविधा उपलब्ध होगी इस रिसर्च सेंटर में। यहां 125 एमबीबीएस सीटें भी उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री का ये जो दांव है ये पूर्वांचल की शक्लो सूरत बदल देगा। लेकिन आइए आपको सुनाने जा रहे हैं पूर्वांचल के लोग, यूपी के लोग इस सौगात के बाद क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। 70 साल में जो नहीं हुआ है 14 से 21 तक हुआ है। पूर्वांचल में इसके पहले कुछ काम नहीं हुआ था, अभी बहुत काम हुआ है। 14 में जो वादा किए थे उसको 5 साल में पूरा करके दिखा दी। गरीबों में उज्ज्वला योजना का जो है, शौचालय का है, राशन फ्री में दे रहा है। योगी मोदी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा एक सेकंड, पूर्वांचल में काम हुआ है? बहुत काम हुआ मैडम, युवाओं के लिए बहुत काम हुआ। जनता को यहाँ रोजी रोजगार मिलेगा। एम्स के लिए दिल्ली में हम लोग जा रहे थे, आज हम गोरखपुर में जाएंगे। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं मोदी जी और योगी जी। इनके शासन में 70 सालों से जो काम नहीं हुआ है अब हो रहा है। चोर कांपे, चमचे कांपे, कांपे हर गद्दार। यूपी के बूढ़े बच्चे औरत बोले फिर एक बार होगी सरकार, जय श्री राम। और आइए आपको बताने जा रहे हैं, पूर्वांचल के लोगों को सुन लिया, लेकिन क्या ये पूर्वैया लोग बीजेपी को वोट भी देंगे? देखिए जरा 2017 की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। 2017 में क्या पूरब के लोग बीजेपी के साथ थे? जी हां, 2017 में 162 सीटें पूर्वांचल में आती हैं, बीजेपी को 115 सीटें मिली।
समाजवादी पार्टी के खाते में 17 सीटें आई और बहन जी मायावती के खाते में 14 सीटें आई। बीजेपी को 162 में से 115 सीटें मिली, यानी पूर्वांचल ने बीजेपी की जीत में बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन ठीक 5 साल और पहले लिए चलता हूं, मैं आपको 2012 की तस्वीर दिखाता हूं। देखिए जरा, पूर्वांचल ने जिसको नकारा वो सत्ता से बाहर रहा। देखिए, उन 162 सीटों में से बीजेपी को 2012 में सिर्फ 17 सीटें आई थी। 102 सीट समाजवादी पार्टी को गई थी। सरकार किसकी बनी थी? समाजवादी पार्टी की 2012 में। बीएसपी को 22 सीटें। तो यह पूर्वांचल का पूरा गणित है जो बता रहा है कि पूर्वांचल जिसने जीता, यूपी की बाजी उसी के हाथ रहती है। पूरब और पश्चिम में क्या फर्क है? यूपी के पूरब को प्रधानमंत्री ने साध लिया, लेकिन पश्चिम को कैसे आकर जीतने की तैयारी है? पश्चिम का नक्शा जल्दी से मैं दिखाऊं। मैंने आपको दिखाया था, ये जो किनारा था ये था पूरब का, और ये है पश्चिम, जिसमें मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जैसे जिले आते हैं। ये पूरा जो पीला घेरा देख रहे हैं ये पश्चिम का घेरा है। और तो पश्चिम यूपी को कैसे साधेंगे? सबसे पहले आपको मैं पश्चिम यूपी की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। जरा देखिए पश्चिम यूपी के लिए क्या कुछ समीकरण रहे, इससे पहले क्या गणित रहा है। पश्चिमी यूपी का रिजल्ट देखिए जरा। पश्चिमी यूपी में सीटें हैं 136, जी हां। वेस्टर्न यूपी में सीटें 136 है। बीजेपी को मिली थी 109 सीट। बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी को कितनी मिली थी आपको बताएंगे। समाजवादी पार्टी को 20 सीट मिली थी और बहुजन समाज पार्टी को 2 सीट मिली थी। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 2017 का नतीजा है, जो बताता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जिसने साध लिया वो और मजबूत होकर यूपी में जीतेगा। 300 से ज्यादा सीटें जीत सकता है। और इसको साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है? किसानों को साधने की तैयारी की है। संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक हुई और आंदोलन समाप्त हो सकता है। सबसे बड़ी खबर यह है, कल आंदोलन समाप्त हो सकता है। सोचिए, पूरब को साध चुके हैं, पश्चिम में आंदोलन अगर समाप्त हो गया तो फिर पूरब से पश्चिम तक सब कुछ बीजेपी के साथ आ सकता है। इस पर नजर है। देखिए जरा, आपको दिखाने जा रहे हैं सरकार की तरफ से क्या प्रस्ताव दिया गया, किसानों का उस पर क्या कहना है। सरकार ने कहा जो आप एमएसपी की मांग कर रहे हैं इसके लिए कमेटी बनेगी। किसानों ने कहा सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि इस कमेटी में शामिल हो। संभव है इस प्रस्ताव को सरकार मान लेगी। दूसरा प्रस्ताव जो सरकार ने दिया, किसानों पर दर्ज केस वापस होंगे। इस पर किसानों का कहना है पहले केस वापस हो, आंदोलन खत्म हो जाएगा। उसके बाद सरकार ने कहा आप आंदोलन खत्म करिए, हम केस वापस ले रहे हैं। सरकार की तरफ से प्रस्ताव गया मुआवजे पर तीनों राज्य सहमत हैं। इस पर किसानों ने कहा मुआवजे के साथ नौकरी भी दी जाए, यह भी हमारी मांग है। इसके अलावा सरकार का प्रस्ताव था पराली जलाने पर आपराधिक केस नहीं होगा। किसानों का कहना है पराली जलाने पर जुर्माना जो लगा है वो जुर्माना भी वापस हो। सरकार की तरफ से एक और प्रस्ताव, बिजली बिल पेश करने से पहले चर्चा करेंगे। किसानों का कहना है प्रस्तावित बिजली बिल संसद में पेश ना किया जाए। तो लगभग सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है और जल्द ही किसान आंदोलन खत्म हो सकता है और बहुत मुमकिन है कल यह आंदोलन खत्म हो जाए। देखिए रिपोर्ट। सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी यूपी से लेकर पंजाब के किसानों को साधने की पूरी तैयारी कर ली है। संयुक्त किसान मोर्चा की घंटों चली बैठक सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव पर लगभग सहमति के मोड में आ चुकी है और जल्द ही किसानों की वापसी हो सकती है। उन्हें भेजा मतलब अपमान की घूंट पियानी चाह रहे हैं कि अपमान की घूंट पीकर ये चला जा। उसमें जवाब लेंगे उनसे कुछ बिंदु पे। उन्हें भेज दिया कल 2 बजे करेंगे मीटिंग। स्पष्ट बताओ ना कि क्या क्या आप करोगे, खोल कर बताओ। उसमें कल 2 बजे चर्चा करेंगे। उसमें कल 2 बजे तक का सरकार को फिर जो उनकी चिट्ठी थी, जो ऐतराज थे, उनको भेज दिए। अभी मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है। हमने बहुत गहन उसके ऊपर चर्चा की है और तय किया है कि इस चर्चा को एक दिन के लिए अभी विराम दिया जाए। कल दोबारा 2 बजे यहाँ पे बैठक रखी गई है
सरकार की तरफ से जो भी उत्तर आएगा उस पर चर्चा करके आगे की कार्रवाई तय होगी। एसकेएम की जो कमेटी बना रहे हैं, एमएसपी की कमेटी बना रहे हैं, वो एमएसपी की कमेटी में वो अन्य संगठनों के आदमी लेने की बात कर रहे हैं, वो उनके नुमाइंदे ना ले लें जो डब्ल्यूटीओ के समर्थक रहे हैं। आज की मीटिंग में जो हमें प्रपोजल आई है उसमें एक थोड़ा शब्द का हेरफेर है कि उन्होंने कहा कि मुकदमे वापस लेंगे सभी किसानों के, लेकिन कंडीशनल थी बात वो। और ये हमारे लिए ये इधर किसानों का ये था कि कंडीशन नहीं होनी चाहिए। किसान कल फिर 2 बजे बैठक करने वाले हैं। बहुत मुमकिन है कि लगभग 1 साल से ज्यादा वक्त से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान कल वापस अपने घर लौट जाएं। सोचिए, किसानों ने तंबू उठाए, वापस घर गए, तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी को फायदा होगा। कैसे? किसान आंदोलन बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में चिंता का सबब बना हुआ था अब तक। खासकर पश्चिमी यूपी वाले इलाके में सियासी समीकरण गड़बड़ा रहा था, जिसके सहारे बीजेपी यूपी में अपनी जड़ें जमाने और 2017 में सत्ता का वनवास खत्म करने में कामयाब रही थी। ऐसे में किसान आंदोलन सूबे में बीजेपी की वापसी की राह में सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को न सिर्फ वापस लेने का ऐलान किया, बल्कि लगभग किसानों की तमाम शर्तों को मानकर एक तरफ बीजेपी की वापसी के रास्ते से तमाम रोड़े हटा दिए, बल्कि पश्चिमी यूपी में विपक्षी दलों के साथ ही टिकैत की रणनीति पर भी फ्लॉप कर दिया। दरअसल आपको बताऊं, 2022 विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन पश्चिमी यूपी में बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा था। टिकैत से लेकर किसान नेताओं ने विधानसभा चुनाव में वोट से बीजेपी को चोट देने की तैयारी कर रही थी। इस कड़ी में हुआ क्या, अखिलेश से लेकर आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ताल ठोक रहे थे। किसान आंदोलन के दम पर जयंत चौधरी 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी को मात देने की कवायद में जुटे। दरअसल आरएलडी का मूल वोटर जाट है जो पश्चिमी यूपी से आता है। ऐसे में अखिलेश और जयंत की दोस्ती का ये जो फॉर्मूला है ये कारगर साबित हो सकता था, लेकिन इससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस दांव को फेल कर दिया। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। ये डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हैं और कभी कभी तो लगता है कि इंजन दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एक मंच पे आए हैं तो ये बात तय है, यहीं से 2022 का फैसला होगा। हम लोग साथ लड़ेंगे और साथ उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए काम करेंगे। आज योगी जी को नींद नहीं आएगी। तो किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाली भारतीय किसान यूनियन पश्चिमी यूपी में ज्यादा प्रभावी है। आंदोलन का चेहरा राकेश टिकैत इसी संगठन से हैं और प्रदेश में महापंचायत कर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे। लेकिन पीएम मोदी के तीनों कानून वापस लेने के ऐलान के साथ ही अखिलेश जयंत गठबंधन से लेकर टिकैत की महापंचायत वाली सियासी बिसात की भी हवा निकल चुकी है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्लास ले ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज पाठशाला थी और पाठशाला में थे सांसद। बीजेपी संसदीय दल की बैठक थी, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सभी सांसद मंत्री मौजूद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये देखिए सांसद आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बीजेपी के सांसद बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने सांसदों को जमकर फटकारा भी, डांटा भी और ये कहा भी, एक ही बात बार बार बच्चों को कहो तो उन्हें भी बुरा लगता है। आपको ये बात मैं बार बार नहीं कहना चाहता। क्या कहा सुनिए जरा। सांसदों को प्रधानमंत्री की नसीहत। पीएम की सलाह, हाजिर रहो तभी होगा भला। मोदी ने समझाया, बदल जाएं वरना बदल दिए जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर बीजेपी के सांसदों से मुखातिब हुए। मौका था बीजेपी के संसदीय दल की बैठक का, यानी मौका तो था ही, माहौल और दस्तूर प्रधानमंत्री मोदी ने बना लिया। संसद तंदुरुस्त बाल स्पर्धा ये भी आयोजन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आह्वान किया है। इसमें एक ही
उनका मकसद था, उद्देश्य था, ये था स्वयं संसद भाग लेना चाहिए और लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, भागीदारी करना चाहिए। इसके बाद वो हुआ जो शायद बैठक में मौजूद किसी भी बीजेपी सांसद ने सोचा ना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले अभिभावक की तरह सांसदों को समझाया, उन्हें सूर्य नमस्कार से लेकर संसद में पाबंदी से हाजिर रहने का सबक भी सिखाया और लगे हाथ सांसदों को चेतावनी भी दे दी कि अगर नेतागिरी की तो बदलने में वक्त नहीं लगेगा। हालांकि ये पहला मौका नहीं जब पीएम मोदी ने इस तरह से सांसदों की पाठशाला ली हो और फिर एक अध्यापक की तरह उन्हें पाठ पढ़ाया हो। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के सबसे बड़े मंत्रिमंडल विस्तार के अगले ही दिन अपने मंत्रियों से बात की थी। इस दौरान उन्होंने कुछ सबक दिए थे और कुछ हिदायतें। पीएम मोदी ने मंत्रियों को मीडिया में बेवजह बयानबाजी न करने की सलाह दी थी। उन्होंने मंत्रियों से कहा था, आपका काम चमकना चाहिए, न कि आपका चेहरा। अपनी सारी ऊर्जा विभागीय काम में लगाएं। उन्होंने मंत्रियों से पूरी तैयारी के साथ संसद आने को कहा था। वहीं सभी मंत्रियों को सुबह 9:30 बजे दफ्तर आने की भी सलाह दी थी। और आइए अब आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जब सांसद बैठे थे तो पीएम ने उन्हें क्या क्या कहा, क्या क्या नसीहत दी और कहा इसे याद रखिएगा। देखिए जरा, आपको दिखाने जा रहे हैं पीएम ने क्या कहा सांसदों से। तो पीएम की पाठशाला कुछ ऐसी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसदों को सदन में रहना चाहिए, पहली सबसे बड़ी बात। प्रधानमंत्री ने कहा सदन में रहना आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने सांसदों से कहा, इसको मूव करेंगे आगे, सदन में रहना जिम्मेदारी है, ये हर बार बोलना ठीक नहीं है, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। बच्चों को बार बार टोकना अच्छा नहीं लगता, यानी बच्चों को भी टोकिए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं है कि मैं बार बार आपको टोकूं, मैं आपको बच्चों की तरह ट्रीट करूं, ये मैं भी नहीं चाहता। आप सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करें, प्रधानमंत्री ने यह भी जोड़ा, इससे आप स्वस्थ रहेंगे और संसद में समय पर पहुंचेंगे। अपने लिए अपने में परिवर्तन लाएं, प्रधानमंत्री ने कहा, वरना परिवर्तन वैसे ही आ जाता है। यानी ये कड़वी दवाई थी। अनुशासन में रहें और समय से आएं, यह भी सांसदों से कहा। अपनी बारी होने पर ही बोलें, खामखा संसद में शोर न मचाएं, संसद की कार्यवाही में नियमित रहें, यानी अटेंडेंस आपकी रेगुलर होनी चाहिए, लोगों के हित में काम करें। प्रधानमंत्री ने आखिरी में कहा, इससे आप लोगों से जुड़े रहेंगे। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं बात ओमिक्रॉन की। ओमिक्रॉन की हकीकत यह है कि देश में पैर पसार रहा है, लेकिन ब्रिटेन में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया, यानी किससे ओमिक्रॉन पॉजिटिव हो रहा है किसी को नहीं पता। यानी ब्रिटेन की स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन बम फटा है। पिछले दिनों खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बूस्टर डोज लगवाया था, इसी वजह से कि ओमिक्रॉन का खतरा ब्रिटेन में बढ़ रहा है। आपको बताने जा रहा हूं, कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब है कि सामुदायिक स्तर पर अब ये ओमिक्रॉन फैलने लगा है। इसकी तीव्रता आप जानते हैं कितना खतरनाक है, 5 से 7 गुना ज्यादा खतरनाक है डेल्टा के मुकाबले। ओमिक्रॉन से ब्रिटेन में दहशत है। इसके अलावा ब्रिटेन में तेजी से ये ओमिक्रॉन फैल रहा है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है, इसने लोगों को और डरा दिया है। बिना ट्रैवल हिस्ट्री के भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, यानी कोई कहीं नहीं गया, उसके बावजूद ओमिक्रॉन पॉजिटिव हो गए। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के अब तक 270 केस सामने आ चुके हैं। स्कॉटलैंड में 71 और वेल्स में 4 नए केस मिले। ये ब्रिटेन की सूरत है। 48 घंटे में पहले पीसीआर रिपोर्ट दिखाना अब अनिवार्य हो गया। आरटीपीसीआर रिपोर्ट 48 घंटे पहले की दिखाना अनिवार्य हो गया है। आइए अब आपको जल्दी से दिखाने जा रहे हैं ब्रिटेन के हेल्थ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, वहां हालात कैसे बने हुए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, क्या लिखा है, साजिद जावेद ने लिखा है, कई केस ऐसे आ रहे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वो लिख रहे हैं, ऐसे में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इंग्लैंड के कई क्षेत्रों में कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। हम कुछ भी भाग्य पर छोड़ नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं, जब दुनिया के वैज्ञानिक नए वेरिएंट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं, तब हमारी रणनीति समय रहते कोरोना के नए वेरिएंट से देश को सुरक्षित करना है। आइए आपको बताने जा रहे हैं, ये तो ब्रिटेन की बात हो गई। भारत में ओमिक्रॉन किस स्थिति में है, ओमिक्रॉन के कितने केसेस इंडिया में सामने आ चुके हैं और आपको कितना सावधान रहने की जरूरत है। भारत में अब तक आपको बताऊं 24 केस ओमिक्रॉन के सामने आए हैं।
महाराष्ट्र में ये 11 मामले सामने आए हैं, राजस्थान से 9 केस ओमाइक्रॉन के सामने आ चुके हैं, कर्नाटक में भी 2 मरीज ओमाइक्रॉन के मिले हैं, दिल्ली में 1 केस सामने आया है ओमाइक्रॉन का और गुजरात में भी 1 केस मिला है। कई रिपोर्ट्स का इंतजार है, जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए रिपोर्ट आती है, उसका इंतजार अभी है। लॉकडाउन का खतरा बढ़ रहा है, इसका तरीका सिर्फ ये, अगर आप चाहते हैं लॉकडाउन ना लग रहे, इसलिए सावधानी समस्या का समाधान है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।